भारतीय विद्या भवन के निदेशक अशोक प्रधान जी, जिनके आशीर्वचनों से न सिर्फ आपसे बल्कि मुझे भी इतना अच्छा लगा सुनकर के कि वाकई एक अलग दृष्टि, एक अलग प्रोत्साहन मिलता है। और आप सबका सौभाग्य कि आपको उनके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपके लिए जीवन की एक सफलता मानता हूँ। दिलीप बाटकर साहब, आपका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और यह अवसर दिया कि मैं आपके साथ आ सकूं, क्योंकि मैं आपको ये मानता हूं कि जो भारतीय विद्या भवन है, जिसके इतिहास के बारे में प्रधान सर ने बताया, और हम सब जो दिल्ली पहली बार भी आए हैं, तब भी आए तो हमने हमेशा भारतीय विद्या भवन का नाम सुना, और आज से नहीं बल्कि कितने वर्षों से हम लोग सुनते आए हैं कि डॉक्टर मुंशी का जो सपना था आज इतना बड़ा, जो उन्होंने बीज रोपा था, इतना बड़ा वटवृक्ष बन करके खड़ा हुआ है, जिसकी शाखाएँ सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हर जगह फैली हुई हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य का मेरे लिए अवसर है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला। भारतीय संस्कृति पर जिस तरह का जोर यहाँ पर है, ये देख कर के मैं वाकई ये कहूँगा कि पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे यहाँ से कम नज़र आता है। इसलिए क्योंकि कई जगह पर मैं गया हूँ, कई अलग अलग शिक्षण संस्थान जो पत्रकारिता के, वहाँ पर मुझे जाने का अवसर मिला। कई जगह पाठ्यक्रमों को किस तरह से निर्धारित करना है उसका भी मुझे अवसर मिला। मुझे भी 2 दिन पहले ही मैं भारतीय जनसंचार संस्थान, जहाँ का मैं खुद एक छात्र हूँ, वहाँ भी मुझे अवसर मिला था। 2 दिन पहले वहाँ पर मैं था, पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा थी उसको अंतिम रूप देना था। लेकिन जो मैंने यहाँ के सिलेबस में चीज़ें देखी, जो मैंने आज प्रधान सर को भी सबसे पहले यही बोला, और जो बाटकर साहब ने भी कहा, लाइफ मैनेजमेंट। अब आप बताइए कि आपको ये कहाँ सिखाएगा कि जीवन में आपको आगे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको अच्छा इंसान बनना है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे जो मूल्य हैं, जो आपको शायद परिवार के भीतर मिलते हैं, वो आपको इस परिवार में आकर के मिल रहे हैं। आप वाकई बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझें। मुझे ये कम से कम लगता है कि ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, और ये जो भारतीय विद्या भवन की शिक्षा है, वाकई आपको न सिर्फ जीवन के मूल्य देगी, बल्कि किस तरह से पत्रकारिता में उन मूल्यों को आपको समावेश करना है, ये भी आपको एक बहुत बड़ी सीख यहाँ से मिलेगी। ये मैं निश्चित तौर पर मान करके चलता हूँ। और दूसरी बड़ी बात है कि जो आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा है, उसमें समावेश किया गया है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल अलग से काट दिया गया हो, या सिर्फ आपको यहाँ पर संस्कृत के मंत्र ही सिखाए जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा हो कि आज तकनीक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब मैं पाठ्यक्रम देख रहा था तो आज जितनी भी नई नई चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, वो चाहे मोबाइल जर्नलिज्म हो, चाहे डेटा जर्नलिज्म हो, या और भी जो तमाम चीज़ें हैं, उन सबको भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आधुनिक और पुरातन हमारा जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण विषय है, इनका एक समावेश है। ये इस दृष्टि से मैं इसको बहुत ही उत्कृष्ट मानता हूँ। मैं जो बाटकर साहब ने बात की थी, और जो बात प्रधान सर ने भी की है, धर्म को लेकर के बात हुई थी, एक बहुत ही अच्छी उन्होंने बात रखी हमारे सामने कि जो सेकुलर वर्ड है वो कहाँ से आया, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि आज हम समाज में इतनी विकृतियां देख रहे हैं, किस तरह से हमारे समाज में ऊंच नीच हो रही है, हमारे समाज में तनाव है। इन सब के पीछे एक तरह से धर्म भी दोषी माना जाता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि धर्म की एक बहुत संकुचित परिभाषा हमारे सामने रख दी गई है पिछले 70 वर्षों में। जो परिभाषा सर ने बताई, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ 1 या 2 बातें अपनी ओर से ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, जितनी मेरी अपनी एक छोटी समझ है। कि धर्म को मैं मानता हूँ, धर्म इति धार्यते। धर्म यानी आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य। ये धर्म ये है आपको कि आपको अपने समाज के प्रति, आपको अपने देश के प्रति, आपको एक दूसरे मनुष्य के प्रति किस तरह का व्यवहार रखना है, ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य जो है, यही धर्म है। और मैं मानता हूँ कि एकम सत विप्रो बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, एक ही रास्ता है जो सबको एक ही जगह लेकर के जाता है। अलग अलग उसके रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए जहाँ पर कि एक सनातन संस्कृति चली आ रही है। उसको संस्कृति बोलता हूँ, उसी को मैं धर्म बोलता हूँ। मैं उसको हिंदू धर्म में या हिंदू पंथ में एक सीमित परिभाषा में रख करके उसका मैं अपमान नहीं करना चाहता। मैं उसको मानता हूँ जो 5000 साल से इस देश में एक धारा बहती हुई आ रही है सनातन की, हम सब उसी का हिस्सा हैं। ये धारा आगे भी बहती रहेगी। इस धारा में बाहर से पता नहीं कितने लोग आए हैं, आकर के उन्होंने अपनी अपनी इसमें उसको बदलने की चेष्टा की। किसी ने आगे कुछ बांध बना करके उसका धारा का रुख मोड़ने की कोशिश की, किसी ने उस धारा को अपनी धारा मिलाने की कोशिश की, लेकिन सब इसी धारा में आकर मिल गए। और ये धारा चलती आ रही है, ये सनातन धारा है, वही सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भारतीय विद्या भवन की मुझे खूबसूरती लगी कि यहाँ पर आकर मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिली, जो वाकई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी और पत्रकारिता संस्थान में नहीं मिलेंगी।
जो मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी है भारतीय विद्या भवन के बारे में, वो है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों पर आपका जोर है। मैं सर को बोल भी रहा था ये बात कि आप स्टडी टूर्स आयोजित करते हैं, साल में एक बार सब बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी जगह पर इस तरह से होता हो, क्योंकि जो आईएमसी में हम लोग भी पढ़ाई करते थे तब हमको बाहर दिल्ली के कुछ इलाकों में लेकर के चले गए या कुछ किया, लेकिन यहाँ आपको गांव में लेकर के जा रहे हैं। गांव में किस तरह का जीवन है वो आपको दिखाया जा रहा है। और जो मैं आज जो मीडिया का जो पूरा परिदृश्य बना हुआ है, वो उसी विषय भी मेरा आज वही है, बोलने का मेरा विषय भी यही था कि किस तरह से इंडिया से भारत की ओर आज पूरा मीडिया जा रहा है। इंडिया यानी क्या? इंडिया यानी जो शहरों में बसा हुआ हमारा देश है उसको हम इंडिया बोलते हैं, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो आधुनिक शिक्षा दीक्षा वाले लोग माने जाते हैं। और भारत क्या है? भारत जो अर्ध शहरों में बसता है या जो ग्रामीण इलाकों में बसता है, वो उसको मैं भारत बोलता हूँ। तो आज पूरा मीडिया का फोकस शहर से गांव की ओर, इंडिया से भारत की ओर जा रहा है। और इसके पीछे कोई समाज सेवा उनका लक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है उनका कि बहुत उनको कोई समाज में बदलाव करना है या करना है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह एक है बाज़ार, क्योंकि जो पूरा आज के में मार्केट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निकल करके सामने आ रहा है। गांव में जिस तरह की आर्थिक नीतियां बदली हैं पिछले 25 साल में, गांव में लोगों के पास पैसा जाने लगा है, उनके हाथ में सीधा सीधा पैसा आने लगा है। और जब समृद्धि आ रही है, शिक्षा आ रही है, तो उसका असर मीडिया पर भी दिख रहा है। मीडिया का जो कंजम्पशन पहले कम था, अब ज़्यादा होने लगा है। अगर किसी गांव में, किसी घर में अगर पैसा आता है तो सबसे पहले समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का निशान होता है कि उनके ड्राइंग रूम में, जो छोटा सा उनका ड्राइंग रूम आप उसको कहें, वहाँ पर एक टेलीविज़न आ जाए। तो टीवी जो किसी ज़माने में शहरों की निशानी होती थी, आज वो गांव में बढ़ गई। चूँकि आप सब टीवी से जुड़े हुए हैं, रेडियो टीवी के छात्र हैं और भी आप फिल्मों के छात्र हैं, इसलिए मैं आपको ये बात खास तौर से ध्यान देकर कह रहा हूँ कि आप जब भी जाएँ तो इस बात को सोच कर रखें। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहूँगा कि ग्रामीण इलाकों में जो टीवी की व्यूअरशिप है वो करीब 35 करोड़ है। बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। कई यूरोप के देशों को आप मिला देंगे तो उनसे भी ज़्यादा निकल जाएगा। और वहीं पर जो शहरों का और गाँवों का जो टीवी का स्प्लिट है, जो मैं रेशो की बात कर रहा हूँ कि अगर पहले 49 शहरों में और 51 गाँव में टीवी हुआ करते थे घरों में, तो आज ये आंकड़ा बढ़कर 46 शहर में यानी कम हो गए टीवी शहरों में, और 54 जो है वो गाँव में हो गए। तो यानी टीवी लगातार गाँव में बढ़ रहे हैं। और यही वजह कि अब पूरा ध्यान मीडिया का भी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जाने लगा है। अर्बन टीवी हाउस होल्ड 84 मिलियन, करीब 8.5 करोड़ जो है वो शहरी घरों में टीवी हुआ करते हैं, और ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा करीब 10 करोड़ है। ये लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आज जितने टीवी प्रोग्रामिंग है या जो टीवी के जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन सब का ध्यान ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहा है। सिर्फ ग्रामीण की बात मैं ये नहीं करूँगा, मैं अर्ध शहरी क्षेत्रों की बात भी करूँगा, क्योंकि जब पैसा आता है तो माइग्रेशन भी होता है, या फिर पैसे की तलाश में माइग्रेशन होता है। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात, एक और छोटा सा आंकड़ा मैं आपको दूंगा कि शहरी क्षेत्रों में अगर टीवी पर 3 घंटे 20 मिनट हर दिन कोई व्यक्ति देता है, तो गांव में ये समय करीब 3 घंटे है, लेकिन अभी लगातार बढ़ रहा है। जो प्राइम टाइम की परिभाषा थी वो भी अब बदल रही, क्योंकि गांव में पहले ये माना जाता था कि आप जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन अब बदलती आदतों के साथ वहाँ पर भी ये चीज़ें बदलने लगी हैं। वहाँ पर भी अब लोग देर से सोने लगे, तो इसलिए प्राइम टाइम जो है वो बदला है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि चैनलों की संख्या, न्यूज़ चैनल्स, जहाँ पर कि आप में से कई लोग पत्रकारिता करने में जाएंगे, 2016 में 142 हमारे देश में न्यूज़ चैनल्स थे, जो 2017 में 163 हो गए हैं। इनमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के जो चैनल हैं उनकी संख्या की अगर बात करूँ तो सिर्फ हिंदी के 2016 में 47 चैनल्स थे, जो कि 2017 में बढ़कर 58 हो गए। यानी आप देखें कि हिंदी चैनलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्षेत्रीय भाषाओं के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर हम मार्केट की बात करें, क्योंकि हर चीज़ मार्केट ड्रिवन है, तो इसमें अंग्रेज़ी चैनलों का पूरा हिस्सा जो है वो सिर्फ 1% है, 1%। और बाकी जो 99% चैनल्स हमारे व्यूअरशिप आती है वो इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी आती है। तो आप देख लें कितना ज़्यादा ध्यान होने जा रहा है। इसलिए मैं ये खुद मान करके चलता हूँ कि जो अगले 20 साल हैं, अगले 2 दशक हैं, वो पूरी तरह से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के रहेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ से जो चीज़ें सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके बहुत आगे काम आने वाली है। ये मेरा कम से कम इस टीवी को लेकर के मेरा ये ध्यान था। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि है डिजिटल जर्नलिज्म की। मुझे भी ये देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है। कई इसकी जो नई चीज़ें आई वो भी आपको सिखाई जा रही हैं। किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो आया है और उसने किस तरह से जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको चुनौती दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि मुझे लगता है कि आपको सीखने की और समझने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि देखिए, उसने मुख्य धारा की मीडिया के जैसे हम जैसे लोग हैं, मान लीजिए कल मैं कुछ खबर करता हूँ जिसमें लगता है कि कुछ तथ्यात्मक गलती है,
मान लीजिए कि मैंने कुछ गलती कर दी अपनी रिपोर्ट में, आप मानेंगे नहीं, जैसे वो खबर टेलीकास्ट हुई 1 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया पर उसको लोग इंडिकेट करना शुरू कर देंगे, उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे कि आपने अखिलेश ये गलती कर दी, आपने जो तथ्य था अपनी रिपोर्ट में ये गलत रखा, आपने अपनी चर्चा के दौरान जो ये तथ्य पेश किया ये ठीक नहीं है, या फिर कम से कम आप अपने जो मेहमान आए थे चर्चा में उनके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं था, या आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया, या आप बायस्ड हैं, कुछ भी करके मतलब वो आपको एक फीडबैक तुरंत देंगे, आपको रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होगा। और ये जो रियल टाइम फीडबैक है इतना इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के ज़माने में कि इसने मुख्य धारा की मीडिया को लाइन पर लाने का काम किया। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइन पर लाने का काम किया है, क्योंकि जो सर ने जिक्र किया था कि किस तरह से विकृतियाँ आ गई हैं मीडिया के अंदर, मुझे लगता है कि उसको दूर करने में भी ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, तथ्यों को रख रहा है। अगर आप गलत तथ्य पेश करेंगे तो सामने वाला आप गलत तथ्य अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी ज़माने में, अखबार के ज़माने में, जो सर को पता होगा कि पत्र संपादक के नाम आया करते थे, इतने बड़े अखबार में 12 पन्ने के अखबार में छोटी सी जगह पत्र संपादक के नाम को मिला करती थी, वो भी संपादक के विवेक पर निर्भर होता था कि वो उसको छापे या ना छापे। आज वो ज़रूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया के रूप में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो रियल टाइम फीडबैक दे रहा है। वो सारे संपादकों को, वो चाहे टीवी के हों चाहे अखबार के हों, उनको बता रहा है कि आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। इसीलिए यही वजह है कि आज का जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको जुडिशरी से, उसको पॉलिटिशियन से, मार्केट से इतना डर नहीं लगता जितना कि उनको सोशल मीडिया से डर लगता है। तो इसलिए मैं इस बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ सोशल मीडिया की। कुछ आंकड़े मैं आपको फिर से देना चाहूँगा इस मामले में कि किस तरह से सोशल मीडिया, जो स्मार्टफोन जर्नलिज्म के ज़रिए आप सामने चीज़ें आ रही, वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 16 से 30 साल के जो लोग हैं, करीब 2 से ढाई घंटे वो हर रोज़ स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं, जिसमें अधिकांश समय वो वीडियो देखते हैं, वीडियो में फिल्में देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं, कई लोग इसमें से न्यूज़ भी देख रहे होते हैं। और हमारी जो 70% आबादी है वो ऑनलाइन है, उसके पास इंटरनेट की सुविधा है, वो चाहे ब्रॉडबैंड हो या फिर उसके पास स्मार्टफोन के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए इंटरनेट हो, लेकिन ये मोबाइल इंटरनेट हो, ये है 70% जनता के पास आज की तारीख में इंटरनेट तक पहुँच है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुछ फिगर्स मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे फेसबुक का आप सब सुन रहे हैं। फेसबुक अमेरिका में शुरू हुई, आप सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका में फेसबुक के जो सब्सक्राइबर या यूज़र्स हैं वो 24 करोड़ थे पिछले साल जुलाई 2017 में, और उसी जुलाई 2017 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया फेसबुक यूज़ करने के मामले में। भारत में 24.1 करोड़ लोग फेसबुक पिछले साल जुलाई में यूज़ कर रहे थे, जबकि अमेरिका जहाँ शुरू हुआ वहाँ 24 करोड़ की के पास फेसबुक थी, यूज़र्स थे। और ये तब था जबकि पेनिट्रेशन अमेरिका में 75% है और इंडिया में फेसबुक का सिर्फ 17% है। तो अगर 17% आप सोच लें, अगर ये दोगुना भी होता है तो कितनी बड़ी संख्या फेसबुक की होने जा रही है। और मैं इसकी तुलना अगर आपको अखबार से करूँ, जो हमारे भारत का प्रिंट मीडिया है वो फेसबुक के सामने क्या है, आप देखेंगे चौंक जाएंगे। अपने देश में कुल मिलाकर के 40 करोड़ लोग अखबार पढ़ते हैं, इसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार शामिल हैं। और अकेले फेसबुक के पास, जैसा मैंने बताया, 24 करोड़ लोग फेसबुक भारत में इस्तेमाल करते हैं। ये जब वो तब है जब 17% का पेनिट्रेशन है। आप जब सोचें कि अगर ये बढ़ेगा तो किस तरह से ये अखबारों को, टीवी को, सबको पीछे छोड़ देगा, और ये कहानी अगले 5 साल में लिखी जानी है। तो इसलिए आप जब यहाँ से निकलें तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रख के जानी होगी कि आप सिर्फ टीवी के लिए, सिर्फ रेडियो के लिए काम नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आपको सोशल मीडिया, आपको डिजिटल मीडिया, आपको मोबाइल जर्नलिज्म, ये सब भी आपको करना और सीखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें एक चीज़ और भी आती है, वो ये है कि प्रिंट मीडिया हमारे देश में, जैसा मैंने कहा कि ठीक है, उसको वो डिजिटल मीडिया के बराबर हो जाएगा। बाकी यूरोप के देशों में या अमेरिका में प्रिंट मीडिया को काफ़ी चोट पहुंची, पहले टीवी से पहुंची, अब डिजिटल मीडिया से पहुंच रही है। लेकिन उन्होंने अपने आप को ढाला है, बदला है, चीज़ों में तब्दीली की है। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई सारे अमेरिका में ऐसे अखबार हैं जो अब आपको प्रिंट फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन वर्जन ही अवेलेबल है। ये भी मुझे लगता है कि भारत में ट्रेंड होगा। लेकिन फिलहाल भारत का जो प्रिंट मीडिया है वो काफ़ी सुरक्षित है। अगले 5-10 साल तक आप मान कर चले कि हमारे प्रिंट को कभी कुछ नहीं होने वाला है। हमारे प्रिंट ने टीवी की चुनौती भी सही, अच्छे से उसका मुकाबला किया। आने वाले वक्त में डिजिटल का मुकाबला भी हमारा प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें एक जो आंकड़ा है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि आज से 4 साल बाद 2022 में जो इंडस्ट्री का आकलन है वो ये है कि प्रिंट का राजस्व, जो विज्ञापनों से जो मिलने वाला पैसा है वो, और टीवी से मिलने वाला, डिजिटल से मिलने वाला पैसा है, बराबर हो जाएगा। यानी प्रिंट को उतना ही विज्ञापन मिलेगा जितना कि डिजिटल को विज्ञापन मिलेगा। इसलिए आप अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला वक्त किसका है। आने वाला वक्त डिजिटल का है। और यही वजह है कि सारा जो, वो चाहे टीवी के चैनल्स हों या अखबार हों, वो सारा अपना पूरा ध्यान
आज की तारीख में डिजिटल मीडिया पर लगा रहे हैं। रिक्रूटमेंट भी उसी हिसाब से होता है और जो उनकी अपनी पूरी कंटेंट भी होता है वो भी उसी हिसाब से बनाते हैं कि उसमें डिजिटल कंटेंट कैसे बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक रीच हो सके। स्मार्टफोन आप जानते हैं आजकल हर आदमी के पास स्मार्टफोन आप यहाँ देख रहे हैं। गांव में भी स्मार्टफोन बहुत तेज़ी के साथ पहुँच रहा है। करीब 50 करोड़ स्मार्टफोन देश में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप सोचिए कि आने वाले 3 या 4 साल में ये आंकड़ा कहाँ पहुँचने वाला है। और जब ये पहुँचेगा, इंटरनेट जो पहले कभी लग्जरी हुआ करती थी, मोबाइल जैसे शुरू में आए थे तो लग्जरी होती थी, हम जानते 18 रुपये 1 मिनट के फ़ोन करने के लगते थे। इंटरनेट में 1 GB डेटा आपको 350-400 रुपये मिला करता था। आज वो जियो आने के बाद या और भी चीज़ें आने के बाद कितना सस्ता हो चुका है, कितनी उसकी रीच हो चुकी है। और आने वाले वर्षों में जबकि जियो ये कहता है कि दिवाली तक वो 99% इंडिया को कवर कर लेगा, हम 3G की बात कर रहे हैं, 4G की बात कर रहे हैं, लोग 5G की बात भी करने लगे हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये तकनीक हमें कहाँ लेकर के जाएगी। और इसीलिए आप जो भी यहाँ से जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको इस बारे में बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आने वाले वक्त में तकनीक कैसे बदलने वाली है, आज क्या तकनीक है और आप अपने आप को इसके इस हिसाब से कैसे आप अपने आप को काम करेंगे ताकि आपको न सिर्फ रोज़गार की संभावना है बल्कि स्वरोज़गार की भी संभावना हो। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सबको नौकरियाँ मिलें। इस डिजिटल मीडिया ने लोगों को इतने मौके दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप में से कई जानते भी होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया मॉडल इस डिजिटल मीडिया ने सामने रखा है। लोग अब निर्भर नहीं हैं कि संपादक के पास जाकर के नौकरी मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलती तो ठीक है, आप अपना खुद का चैनल भी शुरू कर सकते हैं। कई लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स अपने शुरू कर रहे हैं, कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। और जो गाँव में आपको सर लेकर के जाते हैं, वहाँ से आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी जो देश देखना चाहता है, दुनिया देखना चाहती है। इंटरनेट ने तो दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। आप जानते हैं आज यहाँ कुछ छोटी चीज़ होती है गांव में, वो आज कल पूरे देश में वायरल हो सकती है, पूरे दुनिया में वायरल हो सकती है। तो ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप के आपको मौके हैं जो कि बदलते हुए डिजिटल मीडिया में आपको मिलेंगे। मैं ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि आज हमारा मीडिया कहाँ खड़ा है और आगे आने वाले समय में कैसे बदलने वाला है। मैं मानता हूँ कि आर्थिक उदारीकरण ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो हमारा समाजवाद का मॉडल था हमारी अर्थव्यवस्था का, वो अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं दे पाया। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि पूंजीवाद कोई एक बुरा शब्द नहीं है। मैं मानता हूँ कि बाज़ार कोई बेकार शब्द नहीं जिसमें कि आप उसको लेकर के भला बुरा कहें। आज अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज देश में इतनी नौकरियाँ हैं, तरक्की है, लोगों के हाथ में अगर पैसा है, तो इसमें पूंजीवाद ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए बाज़ार के शब्द से आप घबराएं ना, क्योंकि बाज़ार है तो हम सब हैं और हमारी ताकत भी बाज़ार है। आज जो दुनिया की कंपनियां आती हैं वो इसलिए आती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी ट्विटर आ रहा है, वो इसलिए आ रहे हो कि भारत इतना बड़ा बाज़ार है। इसलिए आप इस बात का बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन सरोकार की बात कभी ना छोड़ें। जो बात सर ने कही है, अशोक जी ने, अशोक प्रधान सर ने, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान बने। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आपको जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य, वो आपको सिखाए गए हैं, आप इनको जीवन में उतारें। आखिर में 1-2 टिप मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा है। हमें ये बातें कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप में से चूँकि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए आपको बोल सकता हूँ। खूब पढ़ें, कम से कम अखबार रोज़ सुबह पढ़ें। आप चाहे काम कर रहे हो तो भी, काम ना कर रहे हो तो भी, लेकिन अखबार ज़रूर पढ़ें। हिंदी का भी पढ़ें, अंग्रेज़ी का भी पढ़ें। और अगर क्षेत्रीय भाषा के जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 अखबार कम से कम तीनों भाषाओं के 1-1 अखबार आप पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखें, पढ़ने के साथ साथ लिखें। अगर आप पढ़ेंगे तो आप लिखना भी आपको आएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर अखबारों में जगह नहीं मिलती, अपना ब्लॉग शुरू कर दें। आजकल तो सबको सुविधा है, फेसबुक पे लिखना शुरू कीजिए, लेकिन लिखिए, बहुत ज़रूरी कि आप लिखें। दूसरी बात यह है कि पैसा बचाएं। जब नौकरी करने लगेंगे तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। शुरू में हाथ में पैसा आएगा तो लगेगा कि उड़ा दें, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने गलतियाँ की, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। बड़ा भाई मान के मान लीजिए, लेकिन ये है। और तीसरी बात यह है कि नशा ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यसन ना करें, कोई भी मादक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, तंबाकू, ये शराब, प्लीज़। क्योंकि हमारे मीडिया में एक खराबी देखी और हम भुगतते हैं, लोगों को देखते हैं कि किस तरह से लोगों पर असर पड़ता है। जो परिवार का मुखिया वो तो है ही है, पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। कई सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये ना करें। आखिर में एक ही बात कहूँगा, इसको वैसे दीक्षांत समारोह कहा गया है कि अंत, लेकिन ये अंत नहीं, शुरुआत है। एक बहुत बड़े आपके लिए जीवन का विस्तार है, उसमें आप जाएं। एक महासागर है, उसमें आपको डुबकी लगाना है। चुन के मोती निकाल के लाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।